हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिजिक्स की इस क्लास में इससे पहले आपने चैप्टर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र, उसके बारे में आपने अध्ययन कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। ठीक है, देखो गाउस का नियम पढ़ने से पहले अपन कुछ बातें और जानना अपने लिए बहुत जरूरी है। वो बातें अपन पढ़ेंगे जिससे अपने गाउस के नियम इसके अनुप्रयोग जो करेंगे तो उनमें अपने लिए सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए अपन देखो सबसे पहले अपन बात करें सदिश क्षेत्रफल की। सदिश क्षेत्रफल यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि कोई एक निकाय हो अपने पास, कोई भी निकाय है, उस निकाय के लिए यदि अपने को क्षेत्रफल की दिशा निरूपित करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो क्षेत्रफल की दिशा सदैव ध्यान रखना कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे मान लो ये पृष्ठ अपने पास, इसके लिए अपन सदिश क्षेत्रफल की बात करें तो इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यानी कोई भी क्वांटिटी हो अपने पास से, मान ली एक सरफेस है और इसके लिए इसका एरिया कितना है, मान ली ds है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्शन दर्शाओगे तो डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो ये तो साधारण सी डेफिनेशन है अपने पास, जानना जरूरी है आपके लिए कि सदिश क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल की दिशा कैसे निरूपित की जाती है। तो ध्यान रखना वो सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, दूसरी इसके साथ बात करें अपन विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स ये क्या होता है, देखो विद्युत फ्लक्स भी जैसे अपन ने सदिश क्षेत्रफल दर्शाया है वैसे ही विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा। आपने फर्स्ट चैप्टर में अध्ययन किया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपने जाना है। ठीक है, तो कोई भी पृष्ठ है उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इंडिकेट किससे करते हैं, इसे फाई से। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसे दर्शाना चाहिए तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं, फाई ई से भी इसे निरूपित कर सकते हैं। यानी डेफिनेशन ध्यान में रखना कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसके अलावा इसे अपन डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो ये एरिया अपन ने माना है, इसका क्षेत्रफल मान लिया अपन a है, तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फ्लक्स है फाई ई वो विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणन होता है, यानी फाई ई इक्वल्स में ई डॉट ए। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं फाई ई इक्वल्स में कितना हो जाएगा, ई ए कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। ठीक है, ध्यान रहेगी डेफिनेशन कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फिर आप इसे इस अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल दोनों का अदिश गुणन ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, मात्रक की बात करें इसका तो मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक क्या होगा इसके लिए, ई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, नहीं भी किसी के ध्यान में रहे तो आप लगा सकते हो। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है F इक्वल्स में क्यू ई पढ़ा था, E इक्वल्स में कितना बनेगा, F बाई क्यू, यानी कितना हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और इंटू कितना है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना होगा इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी कह सकते हो। ठीक है, या फिर विद्युत फ्लक्स का मात्रक आप वेबर भी लिख सकते हो, क्या होता है, वेबर भी इसका मात्रक बनता है, ऐसा ही मात्रक है ये भी वेबर। ठीक है, तो ध्यान रखना वेबर या न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मात्रक अपने पास आ गया, इसकी विमा क्या बनेगी, विमा देखो, देखिए विमा न्यूटन की विमा जानते हो आप क्या होती है, m1 L1
टी माइनस से 2, यही होगा। अपॉन में कुलाम की क्या होगी, एम्पियर सेकंड होती है यानी 80, ठीक है। और साथ में कितना है, मीटर स्क्वायर के लिए कितनी बन जाएगी, m0 L2 T0, ये बनेगी। कितनी हो जाएगी देखो, m1 L देखो 2 और 1 3, अपॉन में कुछ है नहीं, L3 T देखो माइनस का 2 ये और 1 ही ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, T का -3 और A है साथ में, तो A ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, -1। ये हो जाएगी किसकी, विद्युत फ्लक्स की विमा m1 L3 T-3 A-1, ठीक है। ये थी अपनी विद्युत फ्लक्स की बात। अब अपन एक बात और करें इसमें कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। देखिए, सतत आवेश वितरण, सतत नाम से प्रतीत हो रहा है, यानी लगातार ये एक समान रूप से आवेश वितरण की किसी भी पृष्ठ की अपन बात करें, उस पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैला हो तो उसे क्या कहते हैं अपन, सतत आवेश वितरण कहते हैं। एक्चुअल में सतत आवेश वितरण को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, 3 प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी, एक होता है रेखीय आवेश वितरण, एक होता है पृष्ठ आवेश वितरण, और एक होता है आयतन आवेश वितरण, ठीक है। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। देखो सीधी सीधी डिफाइन तो हो जाएगी, क्योंकि सतत आवेश वितरण इसका मतलब समान रूप से तो फैला रहना है। रेखीय हो गया, इसका मतलब तो जो निकाय अपने पास वो क्या है, रेखिक रूप से, यानी कोई तार अपने पास है। पृष्ठ आवेश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई पृष्ठ या कोई चादर, यानी क्षेत्रफल की बात होगी। और आयतन आवेश वितरण की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक कोई भी क्यूब हो जाएगा, आयतन बन जाएगा, ठीक है। देखो सतत आवेश वितरण तो आपके पास समझ में आ गई। अब देखो पहला पॉइंट जिसका देखें अपन, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण यानी डिफाइन तो अपन सतत आवेश वितरण के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। रेखीय में क्या हो जाएगा कि किसी तार पर यदि आवेश समान रूप से फैला है तो वो कौन सा हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखो ऐसा भी कह सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण को तार की बात हो गई। अब इसमें एक बात और बनती है कि रेखीय आवेश घनत्व वो क्या होता है कि कोई भी मान लिया कोई चार्ज अपने पास Q है, ठीक है, और तार की लंबाई अपने को दे रखी है L, कि कोई आवेश Q L लंबाई के तार पर फैला है तो दोनों का अनुपात Q/L वो किसके बराबर होगा, रेखीय आवेश घनत्व लेम्बड़ा को निरूपित करेगा। किससे इंडिकेट करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को, लेम्बड़ा से। कितना हो जाएगा, Q/L। या फिर इसको डिफाइन ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि एकांक अल्पांश की बात करें अपन, कि कोई एकांक रेखीय अल्पांश है, उस पर वितरित आवेश है, वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन इसको, लेम्बड़ा इक्वल से dQ/dL, यानी एकांक लंबाई अल्पांश पर विद्यमान आवेश ही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ध्यान रखना, रेखीय आवेश घनत्व, यानी दो बातें हो गई अपने पास। रेखीय आवेश वितरण वो तो डिफाइन सेम करना आपको कि किसी पृष्ठ पे यदि किसी तार पे आवेश समान रूप से फैला है तो वो तो बन गया अपना रेखीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि एकांक लंबाई या एकांक अल्पांश पर आवेश का मान ही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व लेम्बड़ा कहलाता है, ठीक है। मात्रा की बात करें इसकी तो मात्रा क्या बन जाएगा, देखो देखिए Q है, Q का क्या होता है कूलाम, और अपॉन में मीटर, ये बनेगा कूलाम पर मीटर, ठीक है। विमा लिखना चाहें तो विमा क्या बन जाएगी इसके लिए, कूलाम है अपने पास, कूलाम की क्या होती है 80, यही होगा, अपॉन में मीटर के लिए क्या हो जाएगी L, ये बनेगा। तो कितनी हो जाएगी
L-1 M0 L-1 T1 A1 ये बनेगी। ये क्या हो जाएगी इसके लिए विमा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई बात किसकी, रेखीय आवेश वितरण की। ध्यान रखना किसी तार पे यदि आवेश हो तो वो कौन सा बनेगा, रेखीय आवेश वितरण, और दोनों का अनुपात है, ये ऐसा कह सकते हैं एकांक लंबाई अल्पांश पर आवेश का मान वो क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, दूसरी अपन बात करें किसकी, पृष्ठ आवेश वितरण की या पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, तो आवेश वितरण इसको तो डिफाइन आप कर दोगे। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या हो जाएगा कि जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से फैला हो तो वो क्या बनेगा, पृष्ठीय आवेश वितरण बन जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा अपन डिफाइन करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कितना हो जाएगा, जैसे मान लो वही कि कोई आवेश Q है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर विद्यमान है, इस पृष्ठ पे विद्यमान है इतने क्षेत्रफल के पृष्ठ पे, तो कितना हो जाएगा Q/A। ठीक है, या फिर डिफाइन करें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एकांक पृष्ठ अल्पांश पर विद्यमान आवेश वो किसको निरूपित करेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा को निरूपित करेगा। यानी सिग्मा इक्वल्स में ऐसा भी लिख सकते हैं dQ/dA। ठीक है, ये बन जाएगा कौन सा, पृष्ठ आवेश घनत्व बन जाएगा। इसके साथ अपन बात करें इसका मात्रक क्या बनेगा इसके लिए, वही देखो Q है, Q का तो क्या हो जाएगा कूलम, और अपॉन में क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, विमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, विमा क्या बनेगी इसके लिए, इसकी तो 80 बनी जाएगी और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा L-2 M0 L-2 T1 A1। ये क्या हो जाएगी इसके लिए विमा हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में, सेम सी बातें अपने पास, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, और सेम ऐसे बन जाएगा कौन सा, आयतन आवेश वितरण बन जाएगा। ठीक है, तीसरा अपने पास है आयतन आवेश वितरण। ये क्या हो जाएगा कि यदि आवेश है वो किसी आयतन में, किसी क्यूब में समान रूप से फैला है तो वो कौन सा बन जाएगा, आयतन आवेश वितरण बन जाएगा। और आयतन आवेश वितरण, ये तो हो गया आवेश वितरण की बात। दूसरी अपने पास कौन सी आती है, आयतन आवेश घनत्व है। तो ध्यान रखना आयतन आवेश घनत्व को किससे निरूपित करते हैं, रो से निरूपित करते हैं, और मान कितना हो जाएगा Q/V। ठीक है, डिफाइन करना चाहिए तो लिखेंगे रो इक्वल्स में dQ/dV, यानी एकांक आयतन अल्पांश में विद्यमान, इतनी देर तो अपन बात कर रहे थे पृष्ठ पर, अब क्या होगा आयतन में, एकांक आयतन अल्पांश में विद्यमान आवेश किसको निरूपित करेगा, आयतन आवेश घनत्व रो को निरूपित करेगा। ठीक है, मात्रक क्या बनेगा इसके लिए, कितना हो जाएगा कूलम अपॉन में मीटर क्यूब, ये बनेगा। और विमा क्या बन जाएगी इसके लिए, कूलम के लिए 80 है, कितना हो जाएगा M0 L-3 T1 A1। ये क्या हो जाएगी इसके लिए विमा हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी 3-4 बातें थी अपने पास। सदिश क्षेत्रफल क्या होता है कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी क्षेत्रफल की दिशा को सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लेते हैं। दूसरा था अपने पास विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणन होता है, वो किसको निरूपित करता है, विद्युत फ्लक्स फाई को निरूपित करता है। या फिर सीधी सीधी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, उसके बाद था अपने पास सतत आवेश वितरण, और सतत आवेश वितरण में अपन ने 3 पॉइंट किए, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा था अपने पास आयतन आवेश वितरण। ठीक है, बात समझ में। अब देखिए
इसके बाद छोटा सा एक पॉइंट और कर लेते हैं इसमें, उसके बाद चलेंगे अपन गाउस के नियम में कि सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो जो बातें अभी अपन ने पढ़ी हैं सतत आवेश में, यानी तीनों के लिए अपन मान निकाल के देखेंगे कि इनसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं डायग्राम एक साथ ही बना देता हूं तीनों। ये कोई अल्पांश मान लिया रेखीय तार है और इसका अल्पांश मान लिया अपन dl, और इससे कोई भी r दूरी पर बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा अपन बात कर ले किसी पृष्ठ की, कोई भी पृष्ठ है, इसका अल्पांश मान लेते हैं अपन ds। ठीक है, ds मान लो, dA मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी आप, क्योंकि क्षेत्रफल को ds से भी निरूपित कर सकते हैं, dA से भी कर देते हैं। ठीक है, कई जगह आपको अलग अलग लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। dA, इससे r दूरी पर कोई बिंदु मान लिया अपन ने P, इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तीसरा अपन बात कर लेते हैं कोई भी क्यूब है, इसका अल्पांश मान लेते हैं अपन dV, इससे अपने को r दूरी पर किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। डायग्राम से रिप्रेजेंट अपने केवल किया आपके समझने के लिए, बाकी अपने को आवश्यकता नहीं है इस चीज की। ठीक है, अब देखो अल्पांश अपन ने माना है, तो एक चीज आप ध्यान रखना कि अल्पांश इस पार्ट का, यदि अपन इतने की बात करें, इस पृष्ठ की बात करें, तो इसकी तुलना में अल्पांश तो बहुत ही कम है कि नहीं? तो बहुत कम मान का अल्पांश है, तो इसे एक बिंदु आवेश की तरह अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु आवेश, आप लोग जानते हो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इक्वल से KQ अपॉन R स्क्वायर। यही होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इक्वल्स में KQ अपॉन R स्क्वायर। अब अल्पांश है वो भी बहुत कम है, तो उसको भी अपन किसकी तरह मान सकते हैं, बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं। उसके लिए देखो बिंदु आवेश की तरह माने तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, D इक्वल्स में K, Q की जगह कितना अपने पास अल्पांश है, तो इसको अल्पांश लिखते हैं DQ अपॉन में दूरी अपने पास R स्क्वायर, DQ अपॉन R स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं अपन। ठीक है, टोटल मान अपन कैलकुलेट करें इसका तो कितना हो जाएगा, ये तो एक अल्पांश के कारण हो गया, अपन कहेंगे टोटल पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो पृष्ठ टोटल की बात करें तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन डी इक्वल्स में इंटीग्रेशन के dq बाई R स्क्वायर। तो टोटल पृष्ठ या टोटल तार या टोटल क्यूब, ठीक है, उनके कारण कितना हो जाएगा, E इक्वल्स में के इंटीग्रेशन dq बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हुई है अभी अपनी। अब अपन चलते हैं पहला पॉइंट कौन सा, कि रेखीय आवेश वितरण में, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो देखें। तो रेखीय आवेश वितरण में अपन ने लिखा है कि लेमड़ा इक्वल्स में कितना था, dq बाई कितना था, dq बाई dl या l। ठीक है, dq बाई dl एक एकांक लंबाई अल्पांश पे यही था, तो यहां से dq का मान कितना हो जाएगा, लेमड़ा dl बन जाएगा। ठीक है, dq का मान, समीकरण नाम देते थे इसे, समीकरण 1 में dq का मान पुट कर दे तो वो मान किसके लिए हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बन जाएगा। देखो कितना बनेगा, E इक्वल्स में के इंटीग्रेशन dq की जगह कितना अपने पास है, लेमड़ा dl बाई कितना है, R स्क्वायर। ठीक है, लेमड़ा, यदि यहां से ऐसा कह सकते हैं कि यदि लेमड़ा नियत हो, लेमड़ा क्या है, घनत्व ही तो है उसका। ठीक है, लेमड़ा नियत हो, नियत हो तो देखो ये नियत होगा तो कितना मान बन जाएगा, E इक्वल्स में के लेमड़ा इंटीग्रेशन में dl अपॉन R स्क्वायर, ये मान बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें अपन किसके कारण है, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण।
तो पृष्ठ आवेश वितरण के कारण कितना हो जाएगा, वहां पे आपने देखा है सिग्मा किसके बराबर था, dq बाई dA, यानी dq किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा dA, ये बनेगा। dq का मान पुट कर दो किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा, E इक्वल्स के इंटीग्रेशन सिग्मा dA बाई कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, E इक्वल से, यदि यहां से भी कह दें कि सिग्मा क्या हो, नियत हो, तो सिग्मा नियत होगा तो कितना हो जाएगा मान, E इक्वल से के सिग्मा इंटीग्रेशन dA बाई r स्क्वायर। ये किसके कारण आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, तीसरी बात करें अपन किसकी, आयतन आवेश वितरण की। कि आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो देखो आयतन आवेश वितरण में कितना था, रो इक्वल्स में dq बाई dv, यही था एकांक आयतन अल्पांश पर एकांक आयतन अल्पांश में विद्यमान आवेश, यही था। dq कितना हो जाएगा, रो dv। ठीक है, तो देखो पुट कर दो मान, E इक्वल्स में कितना बनेगा, के इंटीग्रेशन रो dv बाई r स्क्वायर बन जाएगा। यही बात यहाँ पे कि यदि रो क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट राशि हो, तो ये कितना बनेगा, के रो इंटीग्रेशन dv बाई r स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी। तीनों बातें हो गई कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आवेश वितरण के कारण भी अपन ने मान निकाला है, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण निकाला है, आयतन आवेश वितरण के कारण भी अपन ने मान निकाला है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू किसके हो जाएंगे, इसके विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इसके बाद देखो एक छोटे से एग्जाम्पल की अपन बात करें। एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि कोई बेलन है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में उसकी अक्ष यानी विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा है। कहने का मतलब ये है कि बेलन किस अकॉर्डिंग रखा है, विद्युत क्षेत्र है वो बेलन की अक्ष के अनुदिश है। यानी ये मान लिया अपन ने कोई बेलन रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया और बेलन इसके अक्ष के अनुदिश रख दिया। क्वेश्चन में पूछा आपसे कि प्रदर्शित कीजिए कि इस बेलन से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। ये आपसे पूछा है कि बेलन से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होगा, ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए, क्योंकि देखो इसके पास पृष्ठ कितने बने इनमें, 1, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे अपन कितने पृष्ठों में डिवाइड कर लें, 3 पृष्ठों में डिवाइड कर लें। एक हो गया, 2 मान लेते हैं, ये S1 पृष्ठ है, ये S2 और ये कितनी होगी, S3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपनी पहली बात बताई थी आपको कि इसके सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन देखिए। सदिश क्षेत्रफल की दिशा कौन सी बनेगी, इसके लिए तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ये बन जाएगी, इसके लिए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर यानी ये डायरेक्शन बनेगी, और इसके लिए भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स में E डॉट A, ये लिखा था आपने, यानी फाई इक्वल्स में E dA। अल्पांश के लिए अपन बात करेंगे तो अल्पांश के लिए कितना बनेगा, फाई इक्वल्स में इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। ठीक है ना, ये तो अपन सीधी वैल्यू लिखते हैं, फाई इक्वल्स में E डॉट A। यदि अपन इंटीग्रेशन में बात करें तो इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा, E डॉट A, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल का क्या ले रहे हैं अपन, अल्पांश ले रहे हैं, टोटल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा। चाहे जिस भी से आप सोल्व कर लो, इससे सोल्व कर सकते हो, इससे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अल्पांश मान रहे हो तो इससे सोल्व कीजिए, और यदि टोटल वैल्यू मान के चल रहे हो तो आप इससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपन इसी से कर ले अल्पांश के रूप में। तो देखो 3 पृष्ठ अपन ने माने हैं, तो तीनों पृष्ठ के लिए मैं अलग अलग लिखूं इसको, S1 E dA cos थीटा, ये तो पहले पृष्ठ की बात हो गई, प्लस S2 E dA cos थीटा, ये दूसरे पृष्ठ की बात हो गई, प्लस
इंटीग्रेशन S3 ई डी ए कोस थीटा, ये हो गई तीसरे पृष्ठ की बात। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको पता है कोस थीटा, ये थीटा क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश है, उन दोनों के मध्य बना कोणित है। अब देखो पहले पृष्ठ की बात करें अपन S1 के लिए, S1 के लिए कितना बनेगा, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो कौन सी है, ये रही, और सदिश क्षेत्रफल की दिशा कौन सी है, ये, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री बन जाएगा। S2 के लिए, S2 के लिए देखिए क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये रही और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है अपने पास, तो थीटा कितना बना 90 डिग्री। S2 के लिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और तीसरा अपने पास है S3 के लिए, S3 के लिए कितना बनेगा, ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन है, ये विद्युत क्षेत्र की, यानी थीटा कितना आ जाएगा इसके लिए 0 डिग्री। टोटल थीटा के मान है पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखो 5 इक्वल्स में इंटीग्रेशन S1 ई डी ए कोस थीटा, S1 के लिए कितना है कोस 180 प्लस S2 के लिए कितना बनेगा ई डी ए कोस 90, और तीसरा कितना है S3 के लिए ई डी ए कोस 0। ठीक है, देखो कोस 180 का मान जानते हो आप कितना होता है -1, कोस 90 कितना होता है 0, और कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो ये तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी वैल्यू क्या बचे अपने पास 5 इक्वल्स में इंटीग्रेशन S1 ई डी ए माइनस का, प्लस में दूसरा कितना है S3 ई डी ए, ये किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखो इनको मैं ऐसा लिखूं 5 इक्वल्स में ई इंटीग्रेशन S1 डी ए प्लस ई, ये माइनस का इंटीग्रेशन डी ए। देखो इंटीग्रेशन S1 और S2 इन दोनों पृष्ठों की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल तो इनके लिए सेम ही है, मान लेते हैं कितना है a है, तो 5 इक्वल्स में कितना बनेगा ये माइनस का ई ए, यानी इसकी टोटल की वैल्यू अपन ने मान ली क्या है a है। ठीक है, तो कितना होगा ई ए प्लस ये भी क्या हो जाएगा ई ए, यानी एक प्लस का मान है एक माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी टोटल फ्लक्स का मान कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।